मैं एज्यूम करके इसलिए चल रहा हूँ, इस तरह से बात मैं करना प्रेफर करता हूँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं मैच्योर सीकर से बात कर रहा हूँ। आपने सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो हम ABCD से क्या हर चीज़ बताएं। अब जो हम पहले भी बता चुके हैं, जो आप जान चुके हैं, उसमें क्या नहीं जान रहे हैं या ABCD से नहीं जान रहे हैं? तो जानती हूँ पूरा वीडियो, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन वो दीक्षा आज मैं खुद ले रही हूँ, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन उसके बारे में। देखिए, इसमें मैंने पहले भी लाइव सेशन में भी क्लियर किया था, चूँकि आप लाइव शायद नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए आप उसको मिस किया होगा आपने। दीक्षा की जो हैपनिंग है उसको लोगों ने बहुत मिस्टिफाई कर रखा है, और मैं चीज़ों को थोड़ा डीमिस्टिफाई करने में यकीन करता हूँ, क्योंकि लाइफ सिंपल है। तो दीक्षा के नाम पर भी बहुत कुछ चलता है, समाज में तो बहुत कुछ चलता है, हमें उससे मतलब नहीं। बट क्या है दीक्षा? इनिशिएशन। देखिए क्या होता है ना कि कई बार लोग लगता है कोई हमको दीक्षा देता है, तो जैसे कोई दीक्षा देने वाली पोजीशन में होता है वो रॉन्ग प्लेसिंग हो जाती है, वो सिचुएशन ही गलत हो गई। कोई क्या देगा हमको? मैंने हमेशा कहा ये है काइंड ऑफ डिवाइन रोमांस। दीक्षा इज ए काइंड ऑफ डिवाइन रोमांस। हमारे दिल से आवाज़ उठती है, और जो सीकर है वो सिंसियर सीकर में बदलता है। सिंसियर सीकर को मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लगता है डिसाइपल, तो हम डिसाइपल हो जाएंगे। नहीं, डिसाइपल हम जो कुछ सीखने के लिए सिंसियरली तैयार हो गए। एक है कि हम हर जगह इधर उधर टटोल रहे हैं, तो इसीलिए दीक्षा के प्रोसेस में जो जाना चाहता है उसको ये तैयारी रखनी चाहिए कि अब हम यहाँ पर थोड़ा फोकस्ड होंगे, हम थोड़ा दूर साथ चलेंगे, और ये हमारे दिल की आवाज़ है कि हम साथ चलेंगे। हमको लग रहा है कि यहाँ कुछ तार मिलता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम द सीकर साइड, नॉट फ्रॉम द मास्टर साइड। जो सीकर है उसकी तरफ से डिक्लेरेशन है कि ओके, हम पब्लिकली साथ में बैठे हैं, हम लोग साथ चलेंगे। अब इससे क्या होता है, जैसे ही सीकर सिंसियर सीकर में बदला, फोकस सीकर में, तो जिसको कहते हैं वो गुरु भी अपीयर हुआ। अब जब गुरु अपीयर हुआ तो चाहे ना चाहे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है, जिम्मेदारी चाहे ना चाहे पैदा हो जाती है। जैसे इवन यहाँ पर आप लोग बैठे, इतनी ही बात से हमारी जिम्मेदारी पैदा हो गई कि आप लोग अच्छे से बैठें, सुरक्षित बैठें, सब चीज़ें हों। तो दीक्षा के प्रोसेस में उसको ही जानने की ज़रूरत होती है जो जहाँ गया, किसी को सुना, देखा, मिला, और उसके दिल में कोई पुकार उठी कि दिस इज़ द प्लेस। और ऐसा भी नहीं कि दीक्षा, और मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ अक्सर, दीक्षा और 7 फेरे, लोग इसको कंफ्यूज करते रहते हैं। जब लोगों से पूछो तो दीक्षा इज़ काइंड ऑफ शादी वाला मसला। उनसे तो हम ले चुके हैं, तब इनसे कैसे ले लें? उनके साथ तो फेरे ले चुके हैं, अब इनके साथ कैसे ले लें? तो ये नहीं है, वो एक ओवरफ्लोइंग लव है दीक्षा। हमने देखा, हम किसी के साथ थे, ओके कोई बात नहीं, हम चले वहाँ भी, तो हम कहीं भी कितनी भी दूर चले किसी के साथ, कोई भी मास्टर था, और हमारी लाइफ के भी बहुत सारे पड़ाव होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, हमारी मैच्योरिटी के लेवल्स बहुत सारे होते हैं। और ये बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर है कि अस्तित्व हमको वही देता है जो हम जिसके लायक होते हैं। पड़ाव बदलते रहते हैं, और तो इसलिए उसमें ये कोई उलझन नहीं होती है कि अगर दिल से इतनी पुकार आ गई कि हम चल सकते हैं तो चलेंगे, हम जितनी दूर चल सकते हैं, बस इतना सा डिक्लेरेशन होता है। ये भी नहीं, और सीकर कह भी कैसे सकता है कि हम चलते रहेंगे? जैसे शादी में भी तो लोग जैसे स्टूपिड सा प्रॉमिस करते हैं, पूरी ज़िंदगी निभाएंगे, 7 जन्म निभाएंगे, 1 जन्म का पता नहीं, पूरी ज़िंदगी का भी पता नहीं, तो हम कैसे कह रहे हैं? हम ये कह सकते हैं भाई किसी को, मेरा दिल ये कहता है कि मैं चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, बट आई डोंट नो, कल कोई नहीं जानता, कल हम रहें ना रहें, कल परिस्थिति रहे ना रहे, कल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ना रहें।
लेकिन एक सीकर की लाइफ में एक पड़ाव आता है जब वो विंडो शॉपिंग के बजाय एक प्रॉपर शॉपिंग में जाने की कोशिश करता। चलेगा जब तक चलना होगा, उसको नेचर अस्तित्व चाहेगा, नहीं चाहेगा तो, लेकिन उतनी देर के लिए एक सिंसियर अफेयर क्रिएट होता है जो उसके दिल से उठता है। तो बस वो आया, बाकी जितना क्रियाकर्म होता है इसमें, यानी कि रिचुअल्स जो होते हैं, क्रियाकर्म वो वाला नहीं, एंड में जो लोग कहते हैं वो रिचुअल्स जो होते हैं वो कोई रिचुअल नहीं होता। जैसे मैं तो कोई रिचुअल नहीं लेता, कभी मूड होता है ले लेते हैं, इट्स लाइक प्ले है। बहुत सारी चीज़ें मैं इतनी प्लेफुल कर देता हूँ कि तो उनका जो सीरियसनेस है वो चली ही जाए। जैसे पिछली बार वाले बेचारे थोड़े डिस्परेट हो गए थे, उनके साथ इतना प्लेफुल हो गया कि न नाम दिया न कुछ दिया, और बस कागज़ पकड़ा दे, दीक्षा हो गई, डिक्लेयर कर दिया। तो कई लोग पीछे से आए कि नाम मिल जाता तो अच्छा फीलिंग आती, तो उसको रेक्टिफाई इस बार कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि हमने डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेरेशन में हम कुछ दूर चलेंगे साथ में, लेट अस सी, बाकी आगे क्या होता है किसी को नहीं पता। दीक्षा का इतना ही मतलब है, किसी रिचुअल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कोई सोचे कि गुरु हमारे सिर पे हाथ रखे तो शक्ति ट्रांसफ़र कर देता है, वो ट्रांसमिशन कर देता है, इट्स टोटली एब्सर्ड। कहीं कोई कुछ नहीं करता। होती हैं वो इतनी सिंपल होती हैं। 3 दिन में होपफुली मैं समझता हूँ सारे लोग कैपेबल होंगे, अगर मेरा भी मूड रहा। और मूड इसलिए मैं कह देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता आगे क्या मूवमेंट में आएंगी, तो आप लोग उस प्रोग्रामिंग को जान जाएंगे जिसको हमको लगता है बहुत हाई एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, जो ये सब हो रहा है वो सब हमारी एक रिसेप्टिव कंडीशनिंग होती है। हम अपने माइंड को वैसा उस तरफ फ्लो हो जाने देते हैं तो लगता है, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। अब देखिए माहौल की नज़ाकत है, 10 लोग बैठे हों, आप उतनी दूर से आए हैं, तो आप 50% एक हिप्नोटिक स्टेज में वैसे ही हैं। तो और बस 50% बचा है। 50% अगर हमको वो टेक्निक आती है तो हम आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आपको बिल्कुल दिख जाएगा, रोशनी चमक जाएगी, आपको लगेगा बिल्कुल कमाल हो गया। बट कोई मतलब नहीं, वो एब्सर्ड है, वो तो ऐसे ही सबको, उसका कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मतलब है कि जब आप उस प्रेजेंस को सिंसियरली फील करते हैं यहाँ आकर और बैठकर, जिसको आप नाम भी नहीं दे सकते। मैं गुलजार ने जो लिखा था ना, जो दीक्षा पे भी वही लागू होता है कि नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करती है, इसको कोई नाम नहीं दे सकते। दीक्षा केवल एक अम्ब्रेला नेम है, यूज क्या कहें, कुछ तो कह देते हैं, बस इतना ही मतलब है, बाकी सब पैकिंग है। बस धन्यवाद। तो और ये इतना ऐसा प्रोसेस रहा दीक्षा का कि मेरी स्टेज बहुत रिलेक्टेंट रहती है करना नहीं कर, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर कोई गुरु ऑल द टाइम गुरु है तो वो दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो वो न्यूरोटिक हो चुका है, या मैं एक साइकोलॉजिकल डिजीज होती मैनिया का शिकार जब कोई हो जाता है तो एकदम उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अवतार आ गया हूँ और बस बदलने वाला हूँ, तुमको मेरे पास ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं। दैट इज़ एक्चुअली मैनिया स्टेज। कोई यहाँ कुछ ऐसा करने वाला नहीं, चीज़ें नेचुरल कोर्स में फ़्लो हो रही हैं। नेचुरल कोर्स में फ़्लो होती चीज़ों को हम कितना सुंदर बना देते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अध्यात्म का जो एक जंगल है, जिसको लोगों को लगता है कि हम कुछ अलग से कल्टीवेट करेंगे, तो अलग से कल्टीवेट करेंगे तो वो फिर कुछ अलग ही कल्टीवेट हो जाएगा, वो प्योर विजडम नहीं रहेगी। प्योर विजडम में क्या है कि ये सिलसिला चला है और किसी को लगता है तो एमरजेंस आप सीकर, एमरजेंस आप गुरु, सब होती रहेंगी। तो गुरु का रोल कहीं से बनता थोड़ा ही है, फैक्ट्री में थोड़ा ही बनता है कि वो बोलना सीख के फैक्ट्री में बन जाएगा। कुछ सीकर्स की हैपनिंग किसी गुरु के प्रेजेंस को क्रिएट कर देती है। तो मेरा इसमें देखना है कि सीकर्स डिसअपियर, गुरु भी डिसअपियर। ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। जब ज़रूरत ही नहीं तो उस फिनोमेना को होने का कोई मतलब नहीं।
तो जब किसी रास्ते पर हमको चलना हो तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि हम कॉन्फिडेंस से फोकस्ड होके चलें। अब सीज़न 1 जैसे था, मुझे लोगों से बात करते हुए बहुत लंबा अरसा हो गया है, यानी कि मैं 25 साल की उम्र से अभी भी 30 साल है, तो 25 साल की उम्र से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। तो 25 साल हो चुके हैं बात करते हुए लोगों से। तो सीज़न 1 में मैंने सबको ओपन कर रखा था, कोई भी आए मिले, कोई टाइम का बंधन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे लिए भी कोई वो नहीं था, वो एक नेचुरल फ्लो था। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझको दिखाया उससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता, उससे किसी को तिनका भर भी बेनिफिट नहीं होता। तो जब इस रोल को प्ले ही करना हो तो रोल फिर अच्छा शूटिंग ही होनी हो तो अच्छा ही शॉट होना चाहिए। तो सीज़न 2 में ये सब शूटिंग है, मतलब ये थोड़ा क्रॉफ्टेड है। क्रॉफ्टेड ये है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि सीकर की सिंसियरिटी हो, इसीलिए मैं मिलता नहीं। लोग कहेंगे पर्सनली मिलने तो क्या करोगे मिल के? अब ये किस्मत है लोगों के कि वो 10 साल पहले वाले सीज़न 1 में नहीं थे, सीज़न 1 में होते तो घंटी दबाते आ जाते। अब नहीं है, क्योंकि मैंने उसका कोई हासिल नहीं है। सबको अंदर गुबार भरा है, वो उलटना है और उससे कुछ मिलना जुलना नहीं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मेहनत करके आए, कोई एफर्ट ले, उसके पेन्स ले और वेट करे। जो वेट नहीं कर सकता, जो पेन नहीं ले सकता, इसका मतलब उसकी सीकिंग फोकस्ड ही नहीं है। आप ढूंढने कुछ निकले थे ढूंढने। अब जैसे पहले लोकल में भी होता था, अब मैं इस जगह रह रहा हूँ, पीछे हजरतगंज आप लोग समझ ही गए होंगे, तो हजरतगंज है, सहारागंज है, बोटनिकल गार्डन है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे। NBRI टहलने आए थे, सोचा आपसे भी मिल लें। सहारागंज शॉपिंग करने आए थे, सोचा था आपसे भी मिल लें। हजरतगंज चाय पीने आए थे, सोचा आपसे भी मिल भी लेता था। कि मुझे लगा ऐसे मिलने की मतलब वो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू को मेरा तो कर ही रहा है, ऑब्वियसली मेरा टाइम तो वेस्ट करेगा ही, लेकिन मेरे टाइम के वेस्ट होने में वो सिंसियर सीकर का भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो सिंसियरली मेरे पास आना चाहता है, जिसके साथ मैं भी बैठना चाहूँ, टाइम देना चाहूँ। तो मेरे पास 2 विकल्प थे, या मैं ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करूँ जिनको कोई लेना देना नहीं है, या मैं ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करूँ। वेस्ट में दोनों में कह रहा हूँ, जिनको कुछ लेना देना है। तो ये सारा आयोजन हो जाता है लेने देने का, आप वेट करते हैं। तो इससे होता है कि आप अपनी ही क्वेस्ट को, अपनी ही प्यास को आप तराश रहे होते हैं। पर्सन का कोई लेना देना नहीं इससे। पर्सन वो कोई भी हो सकता है, ABCDXYZ, लेकिन जैसे ही आप वेट करते हैं, उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, उसमें कलर्स बनने लगते हैं। हमारी ज़िंदगी का देखिए जो संबंध है, वो भी तो क्या है संबंध? जो संबंध हम बहुत कैजुअल बना दें और जिन संबंधों को हम क्लैंडस्टाइन अफेयर बना दें, छुपे हुए संबंध, यानी बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल ओवरफ्लो कर रही है हमारी मोहब्बत, बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि ऐसा मसला है कि दुनिया को कैसे बताएं। तो ऐसे कोई रिश्ते किसी अंजाम तक आज तक नहीं पहुँचे, इतिहास गवाह है इस बात का। संसार के भी क्लैंडस्टाइन अफेयर्स या छुपे हुए संबंध कहीं आज तक नहीं पहुँचे। उनका जो अंतिम परिणाम है वो सफरिंग में ही होता है। तो मेरा कहना ठीक है, जब चलना है तो फिर चलो, सीधे सामने चलो ना, सीधे रास्ते पे। तो या तो कुछ अच्छा होगा या खराब होगा, या तो कुछ बनेगा या बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल सीकिंग भी थोड़ी वैसी है, करेज है। हम चल रहे हैं, कितने लोग मेरे पास आए दिन, कृष्णा जी को कितने लोगों को रोजी के बेसिस से मना करना पड़ता है। और वो क्या होते हैं, वो थोड़े गुरु टाइप के लोग होते हैं, या मैच्योर अपने को समझते हैं, बहुत कहीं किसी मुकाम पर बहुत ऊंचे पहुंच गए। वो सोचते हैं ऐसा मिलना है, लेकिन ग्रुप में नहीं आना है, शिविर में नहीं आना है, पब्लिकली नहीं आना, अकेले भी नहीं। उन्हें वो तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो आपका जवाब एक ही चलता रहता है कंटिन्यूअस, कि वो सिस्टम ही नहीं रखा, ख़त्म हो गया बात। मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा पुराना अनुभव ये हो चुका है ना, वो मिल चुके, देख चुके, इस इंसान को कुछ बनना बिगड़ना नहीं, इसको
क्योंकि जो मिलने का भी करेज नहीं रख सकता, जो सामने बैठ के 10 लोगों के सामने बैठ के बात करने का या सामने बैठने का साहस नहीं, उसकी सीकिंग की वैल्यू कितनी है? उसकी सीकिंग की वैल्यू ही बिल्कुल बेकार है। और अगर आप कोई बात जानते हैं तो अकेले में भी जानते हैं, पब्लिकली भी जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर? तो दीक्षा भी यही है, एक कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन कि हम चल रहे, हम यहाँ। आप गए, मैं तो कभी ये भी नहीं कहता, कुछ लोग घरों में फ़ोटो वोटो के चक्कर में बड़े फंस जाते हैं, गुरुओं की फ़ोटो लगाने के चक्कर में, फिर उखाड़ने के चक्कर में। तो दीक्षा कार्ड वार्ड में देता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, भाई देखो ये है, मन हो तो रख लेना, मानो तो गंगा माँ, और ना मन करे तो पकौड़ी रख के खा लेना इसके ऊपर। तो टेंशन नहीं लेने का इतना कि कोई बड़ी प्रेशस चीज़ ले गए हैं, इसको हमें बड़े संभाल के रखना है, गुरुजी नाराज़ हैं। हम नाराज़ नहीं होना हमको। मैं तो जानता हूँ उसका यही हर कागज़ का यही हश्र होना होता है, लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। किसी भी गुरु को क्या फ़र्क पड़ता है? सीकर को लेकिन फ़र्क पड़ता है। सीकर को फ़र्क पड़ता है, वो सम्मान दे रहा है किसी चीज़ को, वो किसी चीज़ को आदर दे रहा है। तो आदर हम अपनी सीकिंग को भी देते हैं। पर दीक्षा का यही सब जो बुनावट है, भारत में देखिए परंपरा रही किताबों की, जो लोग आज के बच्चे पता नहीं जानते कि नहीं जानते, पुराने लोग किताब रखी, कोई भी किताब भारत में देखिए कोई ऐसा नहीं रहा कि ये होली बुक है, ये बड़ी पवित्र किताब। यहाँ इन झंझटों में कोई नहीं पड़ता, सब होली है, सब पवित्र। किसी किताब में पैर लग जाए सब उसको उठा के माथे से लगाते थे। पता है आप लोगों ने, घरों में ऐसा रहता था, विद्या माता। हाँ, जरा सा भी धक्का लग जाए, किताब गिर जाए उसको अच्छे से, क्योंकि वो विद्या है, आपको ज्ञान देने वाली किताब है। चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को, ये नहीं ज़रूरी कि वो गीता है, कुरान है कि क्या है, वो नॉलेज की बुक है। तो भारत में हमने ये, आप कोई पूछे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैथ्स हम सीखेंगे तो मैथ्स मेहनत करके सीखेंगे, उसको हम रेफरेंस ना दें तो क्या फ़र्क पड़ना? टेक्निकली बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरनली बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इंटरनली वो चीज़ उसको एनरिच करने वाली कभी नहीं होगी, वो कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। कभी जो उसको बुक के साथ जो फील आना चाहिए, जो एक फ्लावरिंग होनी चाहिए, जो एक्सप्लोजन, वो कभी नहीं आएगा। उसको लगेगा ठीक है ये फार्मूला है, ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, बस बात खत्म। वो जॉय नहीं आएगा। तो वही रिलेशनशिप में जिन रिलेशनशिप को भी हम तू तड़ाक और ये सब में डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो रेफरेंस गया तो रिलेशनशिप का जो एक सटल फ्लेवर था वो भी गया। ये सब मसले। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ ऐसा हमने वैक्सीन डाल दिया होगा, इंजेक्शन, कि जब घर लौटेंगे तो एक दिन बैठे होंगे अचानक कुछ विस्फोट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने अपना डिक्लेरेशन, अपना रेफरेंस पुट किया, अब एग्जिस्टेंस उसको मैनेज करें। अब और यही मिस्ट्री है कि एग्जिस्टेंस उसको मैनेज करती है जब हम इतने करेज से साथ में चलते हैं किसी के। कि अगर बात नहीं बन रही है तो वो कह देते ठीक है तुम जाओ कहीं और भी देख सकते हो। बुद्धा की फिर स्टोरी में ये वाली स्टोरी भी कितनी खूबसूरती से पिरोई हुई है। वो यहाँ गए वहाँ गए, कह दिया कि ठीक है अब नहीं बात बन रही, आगे जाओ कहीं और देख लो।